आप सबको नमस्कार। तो आज हम जो है वो एक एमसीक्यू की जो एक महासंग्राम क्लास है उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो है वो आपके 5 प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट किए हैं। चाहे हम बात करें वो बेसिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और जितना भी है, जो बेसिक कंटेंट हैं, जो हमारे जितने भी एस्पिरेंट हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हैं चाहे नॉन इकोनॉमिक्स के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, और उनके लिए जो है बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपने अभी तक इकोनॉमिक्स को डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आपके लिए जो है वो बेसिक कंटेंट जो है वो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो हमारी सीरीज़ है ये उन सब एस्पिरेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं और जिनको कि बेसिक से जो है वो इकोनॉमिक्स समझनी है। तो उनके लिए ये एक फ्री ऑफ कोर्स जो है वो हमने लॉन्च किया है। तो आप लोग जो है ज़रूर, जो हमने 5 वीडियोज़ अभी तक अपलोड की हैं उनको जाके ज़रूर देखिए, और उसके बाद जो है वो उन सभी 5 यूनिट्स के जो एमसीक्यूज़ बन पाते हैं इम्पोर्टेंट, उनको जो है वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो ज़रूर आप उनको जाके देखिएगा और उसके बाद जो है वो एमसीक्यू पे आइएगा, क्योंकि अगर डायरेक्टली आप यहाँ पे आएंगे तो शायद आपको जो कुछ एक टर्मिनोलॉजी है वो ऐसी लगे कि आपने अभी तक उनको पढ़ा ही नहीं है। राइट, सो मूविंग फॉरवर्ड, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिएगा। राइट, सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड इकोनॉमिक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो जितने भी हमारे हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट है वो जो है वो यहाँ से जो है पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम में ये बाइलिंगुअली लिखा है तो आपको जो है वो कुछ सेकंड लगेंगे, आप उसमें पढ़ सकते हैं। राइट, ओके, सो द फर्स्ट राइट आंसर इज ग्रीक। ओके, सो नेक्स्ट इज इन ओरिजिनल ग्रीक टर्म जो ओइकोस है और नेमीन कंबाइन द मीन, उसका क्या मतलब होता है? हमने पढ़ा था पहले ही लेक्चर में, वेल्थ मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हाउस होल्ड मैनेजमेंट और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। So right answer is household management. Right. So next is which of the following is considered the root cause of economic problem? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो है वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड वांट है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, या गवर्नमेंट रेगुलेशन है। तो इस केस में हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है तो वो हमें क्या देखने को मिलती है? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की दुर्बलता है। ओके, अनलिमिटेड वांट है लेकिन रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही स्केर्स है। राइट, सो नेक्स्ट इज व्हेन इकोनॉमिक्स सिस्टमेटिकली कलेक्ट द डेटा एंड एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इट ट्रीटेड एज एन, उसको क्या कहा जाता है जब जो है वो डेटा कलेक्ट किया और उसके बाद उसके कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को जानने की कोशिश करते हैं? तो उसको आर्ट कहते हैं, साइंस फिक्शन और प्योर थ्योरी। तो उस चीज़ को बोलते हैं जब कॉज एंड इफेक्ट की बात आए तो इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। ओके, ओके, सो मॉडिफाई इंटरेस्ट रेट। ओके, जब इंटरेस्ट रेट को हम मॉडिफाई करके इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ओके, इन द रियल वर्ल्ड, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स क्या है? एक आर्ट है, साइंस है, फिलॉसफी है, या थ्योरेटिकल लॉ है? तो वो होती है एक आर्ट कि जैसे ही हम इंटरेस्ट रेट डाउन करेंगे, ठीक है, अगर हमें लगता है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया है, मार्केट में महंगाई जो है वो बढ़ गई है, तो हम क्या करते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा देते हैं, और उस केस में क्या होता है कि जो लोन्स हैं वो और भी जो है महंगे हो जाते हैं। राइट, तो उस केस में लोग लोन लेना बंद कर देते हैं तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, और इस केस में जो है वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है वो कंट्रोल हो जाती है। राइट, hard, right. Which pillar of economics deal with how consumers satisfy their wants using goods and services? Production, distribution, public finance, or consumption? So right answer is consumption.
जो इजी क्वेश्चन होंगे जिस पे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं होगी उसको हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, राइट। हाउ फर्म्स कंबाइन लैंड, लेबर एंड कैपिटल टू क्रिएट आउटपुट इज सिचुएटेड अंडर विच पिलर? एक्सचेंज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और पब्लिक फाइनेंस। ये किस में हमें देखने को मिलते हैं? लैंड, लेबर और कैपिटल का यूज़ होता है प्रोडक्शन के प्रोसेस में, राइट। और आप लोग अगर वीडियोस को देखते हैं और उसके अलावा आपके कोई सगे संबंधी जो आपके फ्रेंड और जिनको नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, जो 11th-12th के बच्चे हैं, चाहे आप यूजी लेवल के स्टूडेंट्स की बात करें, तो उनके साथ जो है वो इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं कि आप लोग जो है वो फ्री में इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं, राइट। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड के हो। ओके, so moving forward, the process of sharing national income among the factor of production like wage, rent, interest और profit is called, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कहते हैं distribution. Okay. The branch of economics derived from the Greek word mikros focuses on, जो mikros है हमने पढ़ा था कि ये होता है, अब इसको जो है वो माइक्रोस भी पढ़ते हैं। ओके, यूजुअली हम जो है वो MIC लिखते हैं, ये ग्रीक वर्ड में है तो माइक्रोस ऐसे लिखा जाएगा, तो उसका क्या मतलब होता है? द इकोनॉमी एज ए होल, गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। जब ये मैक्रोज होगा तो लास्ट स्केल पे MA लगेगा, तो ओके, मैक्रोज। So the following is the core tool used primarily in microeconomics. These are the four options, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्राइमरी टूल है वो क्या है? डिमांड और सप्लाई। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक इज अल्टरनेटिवली नॉन एज, मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है, एक होती है माइक्रो जो स्मॉल स्केल की, जब हम बात करते हैं स्मॉल लेवल पे जो इंडिविजुअल यूनिट को कवर करता है, और जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो कंट्री एज ए होल और लार्ज स्केल, राइट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को अल्टरनेटिवली किस तरह नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ये पूरी कंट्री की हमें देखने को मिलती है, राइट। सो स्टडिंग द GDP ग्रोथ रेट और ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया फॉल्स अंडर। तो अगर हम जब GDP ग्रोथ रेट को स्टडी करते हैं और ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट को, तो ये हमें किसके अंदर देखने को मिलता है? जब हम पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं तो हमने अभी पहले भी डिस्कस किया कि वो किसके अंदर आएगा? मैक्रो के अंदर, राइट। सो नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट इज डील्स विद द ऑब्जेक्टिव फैक्ट, फैक्ट्स एंड आंसर व्हाट इज और व्हाट वाज, क्या है और क्या था। तो ये किस में देखने को मिलता है हमारा? ये हमारा मिलता है जो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टेटमेंट है ये। ओके ओके, सो next is India unemployment rate is currently 7% is the statement। अब इसने बता दिया कि क्या है ये चीज़, ठीक है, वर्तमान में 7% है, एग्जाम्पल है ये। तो ये हो गई आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जब हम बात करेंगे कि ये होना चाहिए था, तो वो जो है वो अलग तरह की इकोनॉमिक्स होगी। आने वाली स्लाइड में आप क्वेश्चन देखेंगे। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज फंडामेंटली बेस्ड ऑन verifiable data, objective facts, value, judgment, opinion and cause and effect। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम वैल्यू और जजमेंट देते हैं तो होती है नॉर्मेटिव, राइट। ओके, so next is read the statement, the government should give the free laptop to all students to reduce the poverty। this statement represents गरीबों गरीबी को कम करने के लिए सरकार को सभी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने चाहिए। आलतू देती है, नहीं देती है, पर देने चाहिए, ये आपका जो है ओपिनियन है। ये किस में हमें देखने को मिलता है? नॉर्मेटिव। ओके,
व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए था, व्हाट ought टू बी। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग shows the correct sequential flow of the core economic cycle। कोर इकोनॉमिक साइकिल को कौन सी चीज़ बताती है? स्केर्सिटी, चॉइस, वांट, रिसोर्सेज। ये आपको बताना है कि सबसे पहले जो है वो कौन सी चीज़ आती है और लास्ट में कौन सी चीज़ हमें देखने को मिलती है। ओके, केयरफुली आप इसको पढ़िए, के बाद हम इसके आंसर पे आते हैं। राइट, ओके। सो हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है। वांट्स, किसी चीज़ की हमारी कोई इच्छा जो है वो मन में आती है, चाहत है। उसके बाद रिसोर्सेज को देखते हैं हम, रिसोर्सेज जो है वो स्केर्सिटी पाई जाती है उसमें। तो उसके बाद जो है वो हम अपनी चॉइस डिसाइड करते हैं कि हमें अब इन स्केयर रिसोर्सेज में कौन सा जो हमारे लिए बेस्ट है, हम उसको जो है वो चूज़ करें। राइट, तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। WRSC, WRSC। okay, according to the text, human wants are, क्या होती हैं ह्यूमन वांट्स? पहले भी डिस्कस किया कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और ह्यूमन वांट्स जो हैं वो जो है वो क्या है, एंडलेस है। ओके, एंडलेस एंड रिकरिंग, अनंत है और बार बार उत्पन्न होने वाली होती है, इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। अब बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें क्या देखने को मिलती है? ओके, द टोटल कैश स्पेंट ऑन द आइटम्स, ऑन एन आइटम्स, the tax paid to the government, the cost of the next best alternative sacrificed, or price set by the demand and supply. So इस केस में the right answer is the cost of the next best alternative sacrificed. Right? Okay, if a farmer chooses to grow a wheat of 10,000, हमने जब लेक्चर किया था तो उसमें भी यही एग्जांपल लिया था, तो इसका आंसर अब इजीली आना चाहिए। इंस्टेड ऑफ राइस वर्थ, चावल की जगह वो जो है वो वीट को उगाता है, गेहूं को। ओके, व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग वीट, तो क्या देखने को मिलती है? तो वो अगर 10,000 की उसको ग्रो कर रहा है तो उसको जो है वो 8,000 की जो अल्टरनेटिव कॉस्ट है वो पे करनी पड़ रही है, क्योंकि वो राइस को बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा है। ओके, तो ये उसकी अल्टरनेटिव कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। राइट, ओके, दिस इज 20 क्वेश्चन फॉर फ्रॉम आवर, जो हमारा फर्स्ट सेक्शन था, फर्स्ट लेक्चर, वहाँ से हमने कंप्लीट किए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सेकंड लेक्चर। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कौन सी चीज़ें आती हैं, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, और ये मनी नहीं आता है। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, okay, so next is what is the reward for the land as a factor of production? लैंड को क्या चीज़ दी जाती है, वेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट? लैंड पे जो है वो रेंट होता है। ओके, द रिवार्ड अर्नड बाय लेबर इज नोन एज, लेबर को क्या दिया जाता है, रेंट, इंटरेस्ट, वेज और प्रॉफिट, तो उसको जो है वो मजदूरी, वेजेज दी जाती है। विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अर्न इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसको दिया जाता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज? तो इंटरेस्ट जो है वो किस पे दिया जाता है, कैपिटल पे। द रिवॉर्ड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप होती है उस पे क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है, तो उसको क्या दिया जाता है, प्रॉफिट। विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बियर द बिजनेस रिस्क, अब बिजनेस रिस्क कौन लेगा, जो कि मालिक होगा, तो मालिक कौन होता है, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, एंटरप्राइज। ओके,
राइट। सो नेक्स्ट इज प्रोडक्शन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो किसके बीच में रिलेशन बताता है, प्राइस और डिमांड, फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट, इनकम एंड कंजम्पशन और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो जब हम बात करें प्रोडक्शन फंक्शन की, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो फिजिकल इनपुट और आउटपुट, क्या हमने इनपुट लगाई है और उसके बाद जो है वो क्या आउटपुट हमें देखने को मिली है, इसकी इस चीज़ की जो है वो ज़रूरत किस में पड़ती है, प्रोडक्शन फंक्शन में। ओके, द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह की होती है प्रोडक्शन फंक्शन की, ये आपको बताना है। क्यू जो है वो आउटपुट है। ओके, सो इन दैट केस द राइट आंसर इज, जब हम बात करते हैं आपके प्रोडक्शन फंक्शन की तो इस तरह लिखा जाता है, आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। राइट। ओके, so this is the right one. Okay, so next is in the short run, which statement is correct? All factor are fixed, all factor are variable. Short run में जब कम समय की हम बात करें, जो काल होता है, at least one factor is fixed or no factor is used. The right answer is at least one factor जो है वो fixed रहता है। ओके, और वहीं बात करें लॉन्ग टर्म में, जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं वो किस तरह के रहते हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी फिक्स्ड और नन ऑफ दी। लॉन्ग टर्म में जो है वो वेरिएबल्स रहते हैं, उनको जो है वो चेंज कर सकते हैं सबको, राइट, किसी भी समय। लॉन्ग टर्म की बात करें, शॉर्ट रन में जो है वो एक फैक्टर जो है वो हमारा फिक्स रहता है, राइट। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू द कैपिटलिज्म इज ऑल्सो नोन एज, पूंजीवाद को और किस नाम से जाना जाता है, कमांड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और प्लान्ड इकोनॉमी। तो पूंजीवाद को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम होता है जो है वो क्या होता है, तक आपने जो है वो इसको पढ़ लिया होगा, तो उसको बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। ओके, जो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पे जो है वो डिपेंड करती है। ओके, उसमें कोई गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होती। Who own the mean of production in capitalism? जब हम कैपिटलिज्म पूंजीवाद की बात करते हैं तो किसके पास जो है वो सारा स्वामित्व हमें देखने को मिलता है संसाधनों का, गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंडिविजुअल, को जो आपके कोऑपरेटिव्स होते हैं वो, या सोसाइटी। तो अभी मैंने बताया कि वो होता है प्राइवेट इंडिविजुअल के पास। अब बात करते हैं कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटलिज्म क्या होता है। कैपिटलिज्म का मेन एम क्या होता है, टू अर्न द प्रॉफिट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ओके, सी, राइट। और द प्राइस इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऑब्वियस सी बात है, जो प्राइस है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, डिमांड एंड सप्लाई, जुडिशरी। जब पूंजीवाद होता है तो वो डिमांड और सप्लाई की जो फोर्सेस हैं उसके बेस पे जो है वो प्राइस सेट किया जाता है, किस तरह की डिमांड है उसी के बेस पे, और सप्लाई किस तरह की है। डिमांड ज़्यादा है मार्केट में तो जो है वो प्राइस को हाइक कर दिया जाता है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्टेड होता है। जब सप्लाई कम है तब भी जो है वो प्राइस जो है हाइक देखने को मिलेगा, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस लो आ जाएगा। ओके, तो ये हमें देखने को मिलता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। वहीं बात करें इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी, द मीन ऑफ प्रोडक्शन इज ओन बाय इट्स सेक्टर, गवर्नमेंट और वन कंपनी और इंडिविजुअल। जब हम बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की, सोशलिस्ट इकोनॉमी में, तो ये जो जितने भी संसाधन होते हैं उस पर कंट्रोल किसका देखने को मिलता है, गवर्नमेंट का। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिज्म इज, तो सोशलिज्म जब गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सोशल वेलफेयर, एक्सपोर्ट प्रमोशन और कंपटीशन। तो एम होता है इसका सोशल वेलफेयर, राइट। द प्राइस इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय, जब सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, अगर गवर्नमेंट सब कुछ सेट कर रही है
तो उस केस में जो प्राइस जो सेट किया जाएगा मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का, वो गवर्नमेंट के प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा जो है वो किया जाता है, राइट। ओके, सो मिक्स्ड इकोनॉमी किसे कहा जाता है? कंबाइंड फीचर जिसमें जो है वो हमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों देखने को मिलते हैं, वो होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, ये जो है वो हम लोग फॉलो करते हैं इंडिया में। ओके, विच कंट्री इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी? ओह, डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने आपको बताया, तो ये इंडिया में हम लोग फॉलो करते हैं। ओके, the basic economic question answered every economic system। तो मुख्य तौर पर क्या हमें देखने को मिलता है, प्रत्येक आर्थिक प्रणाली में किन मूलभूत आर्थिक प्रश्नों का उत्तर देती है? तो सबसे पहले उसमें देखने को मिलता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ओके, ये सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन होता है इकोनॉमिक्स में। ओके, और इन सब का जो है वो उत्तर देती है इकोनॉमिक्स। ओके, ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू लेक्चर 3 के जो हमारे एमसीक्यू हैं, जो हमें सर्कुलर फ्लो से रिलेटेड जो है वो अपना लेक्चर कंप्लीट किया था, तो इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा व्हाट डज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिप्रेजेंट? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताता क्या है? फ्लो ऑफ मनी, continuous flow of money, goods and services, flow of tax, tax is only, flow of exports only। तो ये क्या बताता है? जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो बताता है कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इनकम, आपका सॉरी मनी, गुड्स एंड सर्विसेज का, राइट। ओके, सो नेक्स्ट इज रियल, जो आपका फ्लो ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू, वो किस चीज़ को बताता है? ये मेरे को लगता है रिपीट तो नहीं हो गया। फ्लो ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं और यहाँ पे आपका रियल फ्लो ऑफ इनकम, तो फ्लो ऑफ मनी को बताता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज को, या फ्लो ऑफ टैक्सेस को और फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट को। तो जो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड जो रियल फ्लो ऑफ इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वो किसको बताता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज को, राइट। ओके, सो नेक्स्ट इज मनी फ्लो इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू। अब बात करते हैं मनी की, तो ये किस चीज़ को बताता है? वेल ऑब्वियस ही बात है, जब मनी की बात कर रहे हैं तो ये बताएगा फ्लो ऑफ कैश एंड इनकम का। ओके, अब बात करते हैं कि टू सेक्टर मॉडल में हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है। टू सेक्टर मॉडल कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड और फर्म। ओके, हाउस होल्ड गवर्नमेंट, फर्म और फॉरेन सेक्टर, और गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। तो स्टार्टिंग में हमने किया था जो टू सेक्टर है उसमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? हाउस होल्ड और फर्म, राइट। अब बात करते हैं कि थ्री सेक्टर मॉडल में हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है। थ्री सेक्टर मॉडल की बात करें तो इसमें जो है वो हमें क्या देखने को मिलता है? जब हाउस होल्ड और फर्म के साथ क्या जुड़ जाता है? These are the three option, right option is गवर्नमेंट, जब हम इसके साथ गवर्नमेंट जुड़ जाती है, राइट। नेक्स्ट इज द फोर्थ सेक्टर। जब फोर्थ सेक्टर की बात करें, पहले में हो गया फर्म और हाउस होल्ड, ओके, उसके बाद गवर्नमेंट जुड़ गया, और फोर्थ सेक्टर में क्या देखने को मिलेगा? क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और प्लान्ड इकोनॉमी। तो फोर सेक्टर मॉडल में हमें क्या देखने को मिलता है? ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी जिसमें कि हम जो है वो, ये है ना तीन, इसमें जो है वो ग्लोबल मार्केट को जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, इंटरनेशनल मार्केट, फॉरेन मार्केट, तो ये होगी फोर सेक्टर इकोनॉमी, क्योंकि हमारे पास जो है वो ओपन इकोनॉमी होती है। ओके, सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीकेजेस। लीकेजेस क्या होती हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में? तो लीकेजेस और इंजेक्शन हमने जो है वो इनको किया था। तो
लीकेज इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सेविंग, एक्सपोर्ट। तो इसमें जो लीकेजेस देखने को मिलती है सेविंग, क्योंकि जब पैसा मार्केट में नहीं आ पाता तो वो जो है वो एक लीकेजेस का काम करता है, क्योंकि फिर मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो कमज़ोर हो जाता है, उससे जो है वो इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज द लीकेज। और which of the following is an injection into the circular flow of income? सेविंग, टैक्स, इम्पोर्ट, इन्वेस्टमेंट। तो इंजेक्शन का काम कौन करता है? इन्वेस्टमेंट, राइट। अब आपको अगर ऑड लग रहे हैं तो आप ज़रूर जाके जो हमने लेक्चर सॉल्व किए हैं, 10 से 15 मिनट के लेक्चर हैं, आप ऑलमोस्ट उसको जो है वो 1 घंटे के अंदर फिनिश कर देंगे। 5 से 5 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ओके। और उसके बाद एमसीक्यू पे आइए, फिर आप समझेंगे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो चल रही है, ओके। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीकेज? सेविंग, टैक्स, इंपोर्ट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो इसमें लीकेज कौन सी चीज़ नहीं है? सेविंग भी है, टैक्स भी है, इंपोर्ट भी है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो लीकेज नहीं है, ये इंजेक्शन का काम करती है। विच इज़ नॉट एन इंजेक्शन? नॉट। इन्वेस्टमेंट भी है, एक्सपोर्ट भी है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी है। टैक्स जो है वो इंजेक्शन का काम नहीं करेगा इस केस में। नॉट पूछा है ना? हाँ, क्योंकि टैक्स से जो है वो लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो कम होती है, ओके। सो जो अब इक्विलिब्रियम कंडीशन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कब देखने को मिलती है? जब जो है वो एस इज इक्वल टू आई, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और ये आपका सेविंग है, और उसके बाद ये टैक्स है, ये इंपोर्ट है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, और ये एक्सपोर्ट है। जीडीपी इज इक्वल टू जेएनपी, और एस कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। जब जो है वो आपकी जो है वो सेविंग, टैक्सेस और इंपोर्ट जो है वो इक्वल हो जाते हैं, किससे? इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और आपके एक्सपोर्ट के साथ, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स मनी इनटू इकोनॉमी? इंपोर्ट, सेविंग, एक्सपोर्ट और टैक्सेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है एक्सपोर्ट, जो है वो पैसा जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था में लाता है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ मेनली रेफर्स टू, किस चीज़ को बताती है? क्वालिटेटिव चेंज, क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन जीडीपी और सोशल इक्वालिटी, लिटरेसी इम्प्रूवमेंट। तो ये बताती है जो क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन जीडीपी, राइट। सो नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किस चीज़ को बताती है? उसका क्या मतलब है डेवलपमेंट? नैरो कॉन्सेप्ट है, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, ब्रॉड एंड मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, और टेम्परेरी प्रोसेस। तो ये एक जो है वो ब्रॉड और मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, राइट, ओके। So which indicator is mainly used to measure the economic growth? SDI, literacy, GDP और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को मेज़र करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? जीडीपी, राइट। विच इंडिकेटर इज मेनली यूज टू मेजर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट? अब डेवलपमेंट की बात करें, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और इन्फ्लेशन रेट। ओके, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो उसको मेज़र करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? एचडीआई का, ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स इम्प्रूवमेंट इन, किसमें सुधार जो है वो देखने को मिलते हैं? ओके, तो ओनली पर कैपिटा इनकम, ओनली जीडीपी, लिटरेसी, हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड, और ओनली इंडस्ट्रियल आउटपुट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। एचडीआई में ये तीन जो है वो डायमेंशन हमने पढ़ी है, लिटरेसी, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट। So next is which statement is correct regarding the economic growth and development? Economic growth
always ensure development. Development is possible without growth, or growth can occur without development. Both are exactly the same. So, in that case, the right answer is growth can occur without development. वो कैसे हो सकती है, वो हमने पढ़ा था। क्योंकि सपोज करिए कि अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि गवर्नमेंट को जो है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में जो है वो हमें जो है वो गोल्ड माइंस जो है वो फाउंड हुई हैं, या कोई रिच मिनरल जो है वो हमें देखने को मिला है, तो वो उसकी प्रोडक्शन की वजह से जो है वो जीडीपी एकदम से स्पाइक कर जाएगा। ओके, क्योंकि शॉर्ट टाइम में जो है वो उसकी ग्रोथ एकदम से हमें देखने को मिली और उसकी वजह से ग्रोथ इंक्रीज हो गया। ओके, बट डेवलपमेंट की केस में ऐसा नहीं हो सकता है। उस चीज़ की ग्रोथ होने से जो है वो ह्यूमन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्या लोगों में पॉवर्टी जो है वो कम हुई है उस चीज़ से? नहीं होती। क्या एजुकेशन जो है वो एजुकेशन टू ऑल जो प्रोवाइड हुई है, या हेल्थ फैसिलिटी बेटर हुई है? तो ये सब देखने को शॉर्ट टाइम में नहीं मिलता। ओके, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसके ऊपर फोकस करता है? इंक्रीज द रियल जीडीपी, जो आपका सॉरी जीडीपी ओनली, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंक्रीज इन इम्पोर्ट। ये डेवलपमेंट बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बताता है, राइट? सो आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर, which of the following is best describe economic growth? इंक्रीज इन द रियल जीडीपी ओवर टाइम, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन, ये डेवलपमेंट का पार्ट है। रिडक्शन इन पॉवर्टी, ये भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सारे डेवलपमेंट के पार्ट है। इंक्रीज इन रियल जीडीपी ये जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, जो हमारा फोर्थ लेक्चर था, ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन जीडीपी और एसडीजीज, ये एक्चुअल में फोर्थ नहीं है, फिफ्थ लेक्चर होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमने जो है वो इसकी टाइटल डालने में गलती कर दी थी वीडियो में भी। ओके, ये होगा आपका फिफ्थ वन, और जो लास्ट वाला है वो फोर्थ वन। ओके ओके, तो सबसे पहले चलो उसी को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर आएंगे। ठीक है, ये जो है हमारा फोर्थ वन। ओके, तो एच डी आई, एम पी आई जो कि कोफिशिएंट है, और इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में हमने पढ़ा था हमारे फोर्थ लेक्चर में, फोर्थ में। ओके, एच डी आई क्या स्टैंड करता है? आप सबको पता होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, एच डी आई पब्लिश्ड बाय, इसको किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? वर्ल्ड बैंक, आई एम एफ, यू एन डी पी और डब्ल्यू टी ओ। सो द राइट आंसर इज यू एन डी पी, और इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ एच डी आई? एच डी आई में हमने 3 कंपोनेंट पढ़े थे, उसमें से कौन सा है जो इसमें नहीं है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, राइट, एजुकेशन भी था, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा ये भी था, पर इन्फ्लेशन रेट नहीं था। सो राइट आंसर इज डी। ओके, एम पी आई स्टैंड फॉर, तो एम पी आई में हम क्या देखते हैं? एम पी आई में हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ओके, क्या बताता है ये? एम पी आई बताता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ओके, एम पी आई मेजर द पॉवर्टी इन, तो किस आधार पे जो है वो पॉवर्टी को ये मेज़र करता है? इनकम ओनली, मल्टीपल डायमेंशन, एम्प्लॉयमेंट ओनली, जीडीपी ओनली। तो इसमें जो है वो मल्टीपल डायमेंशन हमने ली थी। ओके, बहुत सी 10 डायमेंशन और उसके डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर को हमने स्टडी किया था, राइट? ओके, एम पी आई मेनली इंक्लूड्स विच डायमेंशन, तो उसमें जो मेजर डायमेंशन थी वो कौन कौन सी थी जो एक्चुअल में एच डी आई में जो है वो हमें देखने को मिलती है? ओके, तो health, education, living standard, agriculture and industry, trade and commerce, inflation and unemployment। तो उसमें हमें जो है वो हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो देखने को मिला।
गिनी कोएफिशिएंट क्या मेज़र करता है? इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, इनकम इनक्वालिटी और लिटरेसी। तो ये क्या मेज़र करता है? इनकम इनक्वालिटी, राइट। अब आपको अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ आप जाके ज़रूर उन लेक्चर को वॉच करिए। 10 से 15 मिनट की वीडियोस हैं, आप ज़रूर समझेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या। ओके, उसके बाद एमसीक्यू पे आइएगा। ओके, द वैल्यू ऑफ गिनी कोएफिशिएंट कितनी रहती है? ओके, वहीं बात करें लॉरेंस कर्व की, हमने बात की थी। ओके, इस तरह से जो बनता है, अभी के लिए हम इस पे नहीं समझेंगे। और वो कितनी रहती है? 0 से 1। ओके, गिनी कोएफिशिएंट 0 क्या इंडिकेट करता है? परफेक्ट इक्वालिटी, परफेक्ट इनइक्वालिटी, हाई पॉवर्टी, हाई इन्फ्लेशन। 0 बताता है परफेक्ट इक्वालिटी को, राइट। ओके, सो और 1 क्या बताता है? 0 अगर परफेक्ट इक्वालिटी बताता है तो 1 जो है वो परफेक्ट इनइक्वालिटी बताता है, राइट। ओके, सो इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या मतलब होता है? समावेशी विकास, growth benefiting all section of society, industrial growth only, agriculture growth only और urban development only। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ बेनिफिटिंग ऑल सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। इंक्लूसिव ग्रोथ फोकसेस ऑन, इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो किसके ऊपर फोकस करती है? और इसका मेन एम होता है क्या? रिड्यूसिंग इनक्वालिटी, राइट। इनका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं। Okay, so next is which organization publish Human Development Report? SDR कौन पब्लिश करता है? WTO, UNDP, IMF और RBI। तो ये जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा पब्लिश की जाती है। ओके, SDI इज अ मेजर ऑफ ह्यूमन वेलबींग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर आउटपुट, इन्फ्लेशन। ह्यूमन वेलबींग, which indicator is used to measure income inequality? इनकम इनक्वालिटी को मेज़र करने के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज़ किया जाता है? सो द राइट ऑप्शन इज गिनी कोएफिशिएंट। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, which index consider the deprivation of health, education and living standard? ये कौन सा जो इंडिकेटर है, इंडेक्स जो है वो बताता है? ये बताता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ओके, MPI। Which of the following is not an objective of inclusive growth? इंक्लूसिव ग्रोथ का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉवर्टी रिडक्शन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीजेस। इनकम इनइक्वालिटी जो इंक्रीजेस है ये जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं होता है। ओके, विच कॉन्सेप्ट मेनली फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी टुगेदर? तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा, तो ये किस में हमें देखने को मिलता है? इंक्लूसिव ग्रोथ, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, फिजिकल डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट। तो ये मिलता है इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? तो ह्यूमन डेवलपमेंट का बेस्ट मेजर क्या है? HDI। So next is inclusive growth is an essential for achieving sustainable development, inflation, trade surplus, fiscal deficit. So the right answer is sustainable development. Okay, अब आते हैं जो हमारा लेक्चर 4 जो कि एक्चुअल में 5 है उस पे। ओके, 20 क्वेश्चन इसके हैं, इसको जल्दी जल्दी करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो SDG से रिलेटेड जितने भी SDG हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ज़रूर पढ़ के जाने होते हैं। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, उससे आप क्या समझते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली, डेवलपमेंट दैट मीट्स द प्रेजेंट नीड विदाउट कंपेयरिंग फ्यूचर जनरेशन। ओके, दिस इज द राइट आंसर। वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता ना करना। ओके, सो दिस इज द राइट वन।
Next is the concept of sustainable development was popularized by, किसने जो है वो पॉपुलराइज किया था, तो ये जो आपका ब्रंटलैंड कमीशन था उसमें हमें देखने को मिला था। ओके, और आप लोग जो है वो कमेंट करके बताइएगा कि जो ब्रंटलैंड कमीशन था वो कौन से ईयर में आया था। ओके, विच रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो कौन सी रिपोर्ट में हमें देखने को मिलता है। ओके, सो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जो ग्लोबल कम्पिटिटिव रिपोर्ट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट आंसर इज आवर कॉमन फ्यूचर। ओके, so next is sustainable development is based on which three pillars, कौन से थ्री पिलर हैं जिसके ऊपर ये सतत विकास जो है वो निर्भर करता है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, जीडीपी, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, और ग्रोथ, ट्रेड एंड टैक्सेशन। So in that case the right answer is economy, environment and society, option B. Okay, green economy mainly focus on green, as name suggest, नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रीन इकोनॉमी क्या होगी, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी विद इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, which of the following is a feature of green economy? High carbon emission, renewable energy, deforestation, excessive pollution. तो राइट आंसर इज रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, जो आपका सस्टेनेबल गोल्स हैं, 17 सस्टेनेबल गोल्स, ओके, उसके बारे में आपको बताना है कि ये कब जो है वो अडॉप्ट किए गए थे। ये कब अडॉप्ट किए गए थे, 1992, 2000, 2015 या 2020 में, तो ये आपको बताना है। तो ये जो है वो 2015 में किए गए थे। ओके, SDGs आर टू बी अचीव्ड, कब तक जो है वो प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है हमने इनको, तो ये रखा है 2030 तक। ओके, हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर, कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 8, 15, 17 और 20। तो कितने SDGs हैं हमारे पास, 17। ओके, अब बात करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट SDGs हैं उनके बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ऑल्दो हमने लेक्चर में पूरा पढ़ा है तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। SDGs 1 का क्या उद्देश्य है, तो SDG जो 1 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो पहला क्या है हमारा, नो पॉवर्टी, और दूसरा क्या है, जीरो हंगर, वेल्थ, गुड हेल्थ, क्लीन वाटर, अफोर्डेबल एनर्जी, तो वो है जीरो हंगर। और थर्ड की बात करें तो वो कौन सा है, गुड हेल्थ, वेलबींग, क्लीन एनर्जी, इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन। जो थर्ड हमारा SDG है वो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। और फोर्थ क्या हमारे को देखने को मिलता है, चौथा जो हमारा SDG है, decent work, quality education, sustainable cities, responsible consumption. So the right answer is quality education. और फिफ्थ में हम क्या पढ़ते हैं, क्वालिटी एजुकेशन हो गई। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जेंडर में इक्वलिटी। ओके, जेंडर इक्वलिटी होती है, और जेंडर इक्वलिटी होने के बाद सिक्स में हम क्या देखते हैं, अफोर्डेबल एनर्जी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, पीस एंड जस्टिस और इंडस्ट्री। 6 में हमें क्या देखने को मिलता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ओके, और जब क्लीन वाटर और सैनिटेशन हो गया तो 7th में क्या हमें देखने को मिलता है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, मैरीन लाइफ और इनोवेशन। तो 7th में हमें क्या देखने को मिलता है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ओके, अब बात करते हैं कि जो SDG 13 है वो किससे संबंधित है, क्लाइमेट एक्शन, क्लीन वाटर, नो पॉवर्टी, सस्टेनेबल सिटीज। तो जो 13 है वो संबंधित है हमारा क्लाइमेट एक्शन से।
ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसडीजीज जो 15 है फोकसेस ऑन, किसके ऊपर फोकस करता है? एसडीजी 15 जो है हमारा, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस एंड जस्टिस और पार्टनरशिप। तो जो 15th है वो है लाइफ ऑन लैंड। ओके, और जो 16th हमारा एसडीजी है वो किसके पर बेस्ड है? पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, जीरो हंगर और क्लाइमेट एक्शन और इनोवेशन। तो वो निर्भर करता है किसके ऊपर? पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ओके, और जो लास्ट वन है हमारा एसडीजी वो किसके ऊपर है? पार्टनरशिप एंड गोल्स, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, partnership and partnerships for goals. Okay, so that's it for today. आई होप आपको ये जो है वो लेक्चर पसंद आ रहा होगा या सीरीज पसंद आ रही होगी। आप ज़रूर कमेंट करके बताया करिए और लाइक करिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही हैं। तो आपके कमेंट जो है वो हमें जो है वो इस बात के लिए भी प्रेरित करते हैं कि हम जो है वो आने वाली वीडियोस में और आपके लिए बेस्ट कंटेंट जो है वो आपके लिए लेकर आएँ। तो आप ज़रूर लाइक और कमेंट करा करिए। आपके 2 से 4 सेकंड का वक्त लगता है, क्योंकि आज के टाइम में आप देखेंगे तो रील्स में भी जो है वो 2 से 3 मिनट लगते हैं, तो इसमें जो है वो आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा और एक लेक्चर को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो अप्रिसिएशन जो है वो आपकी बहुत ही ज़रूरी रहती है हमारे लिए। तो इसी तरह अपनी तैयारियों को बनाए रखिए और पढ़ते रहिए, ज़रूर आप एक दिन सक्सेस होंगे। इसी बात के साथ धन्यवाद और जय हिंद।